talk about glycogen. नाम सुना हुआ है बच्चों ग्लाइकोजन का? यू नीड टू पार्टिसिपेट गाइस. ग्लाइकोजन Yes, sir. सुना हुआ है? यस. सो टेल मी Yes, sir. अबाउट ग्लाइकोजन. इस ग्लाइकोजन मतलब कहाँ सुना है आपने, प्लांट में या एनिमल में? In animals, as a Animal. storage. आपने बचपन में सुना था कि इट इज अ रिजर्व फूड फॉर एनिमल्स. Animal. ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन पर्टिकुलरली विच ग्लूकोज, अल्फा, दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज रिजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ glycogen. Yes or no? Right. And it is Yes, stored sir. where? Yes, Ayusha. It is stored In in liver. liver and only liver. No, it is stored in liver and muscles. It is stored in liver and muscles. ये बात आपको पहले से पता है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ. नीलम, were you there in last session, beta? Yes, sir. Okay. So please participate. Beta, it is a reserve food for animals. This has been taught to you in O levels. And how is it formed? When we take glucose, the extra glucose is converted into glycogen and then it is stored in liver and muscles. And this action is under the control of a hormone called insulin. This is the action which is the under the control of a hormone called insulin. याद है हमने क्या पढ़ा था O levels में कि जब हम खाना खाते हैं और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन इज रिलीज which converts glucose into glycogen. And that then it is stored in liver and muscle cells. तो ये बात आपको O level से पता चलती है. A levels की बात क्या है? Is it a polysaccharide? Yes, it is. Yes, sir. ठीक है. Is it a reducing sugar? No. It is a Yes, sir. non-reducing. It is a non-reducing sugar. Very good. Non-reducing, yes, sir. Will it be soluble in water? Insoluble. Insoluble. Soluble in water. Very good. Will it be osmotically active? No. Osmotically No. inactive. Inactive. Guys, तुम लोग Inactive. समझ आ रहे हैं ना ये सारे पॉइंट्स? अच्छा जी. Is it made up of alpha glucose or any other monosaccharide? अभी मैंने बताया made up of Alpha Alpha group. glucose. Alpha glucose. glucose. Now the next question, जो कि हम लोग अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन भी पढ़ चुके हैं. आयुषा नीड योर इनपुट. और कि अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन में हमने बात की थी ब्रांच और अनब्रांच की. नाउ द क्वेश्चन इज दिस स्ट्रक्चर ब्रांच और अनब्रांच? सो इट इज हाईली Highly branched. दिस इज हाईली ब्रांच. Highly branched. ठीक है. Its structure is very similar to amylose, very similar, sorry, to amylose, to amylopectin, sorry, amylopectin, very similar to amylopectin. The only difference between glycogen, देखो समझा, ये एग्जाम में सिमिलैरिटी आ जाएगी या डिफरेंसेस आ जाएंगे? बिकॉज अगर आप गौर से देखो तो वो भी पॉलीसेकेराइड था अमाइलोपैक्टिन, ये भी पॉलीसेकेराइड है. मैं तुमसे पूछूंगा वर्बली एट द एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कशन. अमाइलोपैक्टिन भी पॉलीसेकेराइड था, वो ये भी पॉलीसेकेराइड है. वो भी नॉन रिड्यूसिंग था, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है. वो भी इंसॉल्युबल था, ये भी इंसॉल्युबल है. वो भी ऑस्मोटिकली इनएक्टिव था, ये भी है. वो भी अल्फा ग्लूकोज से बना था, ये भी है. वो भी ब्रांच था, ये भी ब्रांच है. वो और उसमें भी अल्फा 1 फोल्ड लिंकेजेस थे. यस और नो? एंड साथ Yes, साथ sir. अल्फा Yes, sir. 1/6 भी 1/6. थे. 1/6. क्या इसमें भी होंगे? यस, बिल्कुल होंगे. यस और नो? More frequent होंगे Yes. sir. Yes, sir. लेकिन अगर हम Right, डिफरेंसेस sir. की बात करें तो डिफरेंसेस में क्या पॉइंट आ जाएगा मेरे बच्चे? वो ब्रांच था, ये हाईली ब्रांच्ड है. उसके अंदर अल्फा 1/6 थे, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा होंगे. और अमाइलोपैक्टिन के मुकाबले में ग्लाइकोजन इज अ मच बिगर मॉलिक्यूल. बेटा 3 डिफरेंसेस बता रहा हूं. बच्चे जब अमाइलोज के साथ आता है ना तब तो कर लेते हैं अमल, लेकिन अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन का जब कंपैरिजन आ जाता है तो दे कैन डिस्कस द सिमिलैरिटी बट दे फेल टू राइट इनफ पॉइंट्स ऑन डिससिमिलैरिटीज बिकॉज़ दे थिंक कि वो दोनों बिल्कुल सेम है. तो पहला जो डिफरेंस है, एक ब्रांच था और एक ये क्या है, मैं डिफरेंस अलग से लिख रहा हूं, हाईली ब्रांच्ड है. दूसरा मोर प्रोपोर्शन. बेटा आप अग्री करोगे तो बताना, मुझे नहीं अग्री कर रहे हो तो बताना. मोर प्रोपोर्शन ऑफ अल्फा 1/6. यस और नो? Yes, sir. मुझे एक ही रिस्पॉन्स Yes, आ रहा है, sir. बाकी बच्चों को समझ आना जरूरी है बेटा, सबको. आयुषा, आर यू गेटिंग दिस बेटा? This is highly a branch and we have discussed in the last session that to form branch what linkage is required? 1/6. Ayusha, are you with me? ये किसके माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है भाई? So Iman Malik, Ifra, Neelam, Urup. So 1/6 linkage is required to make branch. तो अगर ये हाईली ब्रांच है तो इट इज ऑब्वियस दैट इट विल हैव मोर प्रोपोर्शन ऑफ 1/6. एंड तीसरा मैंने क्या बताया जो डिससिमिलैरिटी है, दैट ग्लाइकोजन इज अ मच बिगर मॉलिक्यूल. ग्लाइकोजन इज मच बिगर और लार्जर मॉलिक्यूल है बेटा. ग्लाइकोजन बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू Amylopectin. और प्लस एक और डिफरेंस भी है कि जो अमाइलोपैक्टिन था वो प्लांट में था, जबकि ग्लाइकोजन इज अ रिजर्व फॉर एनिमल. Animal. बेटा ये समझ गए नहीं समझ गए? अब समझना. फॉर एनिमल्स
अब देखो ये कंपैरिजन मैंने किसके साथ किया है, अमाइलोपैक्टिन के साथ, बट अगर मैं अमाइलोज के साथ करूं तो और आसान हो जाएगा। अमाइलोज के साथ कंपेयर करो तो दोनों पॉलीसैकेराइड है, दोनों नॉन रिड्यूसिंग है, दोनों इनसॉल्युबल इन वाटर है, दोनों ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, दोनों अल्फा ग्लूकोज से बने, बट एक ब्रांच्ड है और एक अनब्रांच्ड है। एक में सिर्फ 1,4 लिंकेजेस है, एक में 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेजेस है। एक छोटा मॉलिक्यूल है और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। यस और नो बच्चों? एक Yes, प्लांट sir. में है और एक एनिमल Yes, में। sir. आर यू Yes. गेटिंग, एवरीबॉडी इज गेटिंग एवरी पॉइंट? बेटा याद हो रहा है या नहीं हो रहा? इफ्रा, इफ्रा आर यू गेटिंग दिस कंपैरिजन में? क्योंकि वर्बली काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, क्या रिलेट कर पा रही हो इफ्रा? प्लीज रिस्पॉन्ड बेटा। इफ्रा का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इफ्रा प्लीज चैट में बता दो, अगर माइक नहीं चल रहा तो। इफ्रा का सर रिस्पॉन्स, यस प्लीज इफ्रा। नहीं सर, मैं ईमान। ईमान जी, ईमान बोले। Sir, it also hydrolyzes more quickly as it has more accessible ends. डेफिनेटली इट्स अनदर टेक्निकल पॉइंट, वेरी गुड जी। बेटा ये सारे पॉइंट्स रिलेटेबल लग रहे हैं बच्चों सबको? ये कोई ऐसा तो नहीं Yes, रट्टा sir. लगाना पड़ेगा? ओके, वेरी गुड, हो गया। अब जस्ट टू शो यू डायग्रामेटिकली हाउ अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल लुक लाइक, तो आपको पता है कि इट इज अ मच बिगर मॉलिक्यूल। तो डेफिनेटली आप जब इसको ड्रॉ करते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट दी रफ स्ट्रक्चर, तो यू ड्रॉ इट इन अ मच बिगर वे, लाइक द ब्रांचिंग ऑफ रूट्स, जैसे ट्री में होती है। यू ड्रॉ इट इन अ मच बिगर प्रोपोर्शन, लॉट ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस से ब्रांचेस, ब्रांचेस से ब्रांचेस, एंड मोर ब्रांचेस। सो ग्लाइकोजन इज अ मच मच बिगर मॉलिक्यूल एज compared to both amylose and amylopectin, and that therefore it will have all these linkages. Yes please, all these linkages, everybody need response. These linkages are, yes please, which One Alpha six 1,6 glycosidic 1,6, glycosidic form. and all the remaining linkages will be 1,4. Yes, Alpha alpha 1. 1,4 glycosidic वेरी bonds. गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, बहुत अच्छे हो गया मेरे बच्चे, वेरी गुड हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, शाबाश। अब मेरे बच्चे ग्लाइकोजन, इसका मतलब है आपको देखो मेहनत एक दफा करनी पड़ी ना, यहाँ पर सर ने ख्वारी करके स्ट्रक्चर समझाया, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके जहन में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है। नीलम कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? उरूब? No, sir. No, sir. It's अब मेरे clear. बच्चे एक सवाल आता है, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, पेपर 2 में आ चुका हुआ सवाल है, ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मुझे जवाब दे पाओगे, एक्सपेक्ट यू टू आंसर, लेकिन दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है, और इसका जो पूछने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। दैट्स अ P2 क्वेश्चन, मैं हमेशा कराता हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन थ्योरी, 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। सवाल है, व्हाई डू सेल्स कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज, मैं ऑलरेडी इसकी लॉजिक समझा चुका हूं कल के इंट्रोडक्शन में, लास्ट क्लास में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर, लेकिन फिर मैं लिखवा भी दूंगा। एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, लेकिन अगेन अगर आपने स्ट्रेट अवे सिर्फ ये वाले पॉइंट्स पढ़े, रट्टे लगाए, आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यू विल गेट कंफ्यूज टू आंसर दिस। सवाल क्या कहता है कि भाई जब हम एक्सेस ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो व्हाई आर बॉडी और सेल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन? पहले आई नीड वर्बल रिस्पॉन्स। डू यू नो दिस To आंसर? lower the blood Sir, sugar, guys. चलो एक एक करके बादी लगाओ। अमल, अमल व्हाट्स योर पॉइंट, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Why To cells lower convert the glucose into glycogen? Why they do not store glucose as glucose? Yes, Amal. It's because they want to lower the blood glucose level. They want to. Okay, ठीक है. Okay, I was expecting more technical explanation. जी, Iman, 1 point only. sir, because glycogen is insoluble, so it won't change the solute potential. Very good. One of the most important point, बेटा, क्या हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि glycogen और any polysaccharide is insoluble and that is why it is not going to change the osmotic potential of the cell, और वो water को attract नहीं करेगा, अमल? Are you get? Yes, sir. ठीक है, and that is one of the key reason, Urub and everybody else, that the one of the key Yes, sir. to store glucose not in form of glucose and in form of glycogen is that अगर हम सेल को के अंदर ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते तो that would have changed the osmotic potential and that would have attracted lot of water inside the cell and that would have bursted the cell. Yes or no? When we convert Yes. glucose into glycogen, obviously glycogen is an osmotically inactive molecule. It will store a lot of glucose, but it will not change the osmotic potential. That's one of the reason. Very good. Another reason, जी, अब किसकी बारी? आयुषा, any point other than this? अभी मैं लिखूंगा भी इसको। जी, आयुषा, इफरा, नीलम, any other point? Why are we storing glucose as glycogen? 1 point तो हमने, 1 point तो हमने osmotic activity का कर लिया. Any other point?
शाबाश बेटा, पार्टिसिपेट करो। माइक चैट में कौन आ रहा है ये? इफ इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, yes it does not dissolve in water, but what is this, what is the benefit of this? If it is not dissolving in water, what is the benefit we are getting out of this? Tell me the benefit na ji. Ayusha beta please bolo, kuch bhi bolo. Neelam, Sir, Urup. Sir, glycogen does not glycogen, because upset the it's a bigger osmotic molecule. balance. Ek minute, Neelam, what are you saying beta? Please speak up again. Sir, glycogen does not upset the osmotic balance in the cell. मेरा चंदा, ये तो डिस्कस हो गया ना, इससे आगे बढ़ना है हमने। ये पॉइंट तो हमने कर लिया, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर टेलिंग द राइट पॉइंट। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ एग्जाम में 3 या 4 नंबर में आया, तो यू शुड हैव 2-3 पॉइंट्स ना टू राइट। तो यहीं पर देखो। Sir, glycogen, because it's a bigger molecule, so like a lot of glucose can be stored as in one. Very good. It's a bigger molecule, so it's a single molecule and it's a branch structure ना। तो branch structure में क्या होगा? Yes. It will मैंने कल बताया था सरफेस, देखो कल मैंने बात की थी इनडायरेक्टली कि जब कोई मॉलिक्यूल ब्रांच होता है तो वो सरफेस एरिया कम ऑक्यूपाई करता है और कम जगह में वी कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ A ग्लूकोज। lot more. क्या ख्याल है? अगर हम Yes. सिर्फ ग्लूकोज को ग्लूकोज करके रखेंगे, इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, बट जब हम उसको ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। यस और नो? Yes, sir. Neelam, Ifra, is that clear beta? Urup, Ayusha please Yes. respond beta. Are you getting this? Ayusha? Yes, sir. Okay. अच्छा, not only this, मेरे ख्याल है तुम्हारे पास थोड़ा सा पॉइंट कम पड़ गए हैं, तो I am going to add some points as well। और ये आंसर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बावजूद देखो तुम लोग रिस्पॉन्ड करने में चूक रहे थे। जो जब डिस्कशन ही नहीं होती तो बच्चे इसके मुफ्त के आंसर जो है ना वो कर नहीं पा रहे होते। तो एक रीजन देखो, पहला आई एम गोइंग टू गिव यू 3 to 4 रीजंस ताकि आपका आंसर पूरा सॉलिड बन जाए। तो पहला रीजन मैं लिखूंगा अभी, पहला रीजन ऑस्मोटिक इनएक्टिविटी। तो ऑस्मोटिक इनएक्टिविटी की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल चेंज नहीं होगा और सेल बर्स्ट नहीं होगा। सेकंड रीजन, इट्स अ बिग मॉलिक्यूल, इट कैन स्टोर लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम क्योंकि इट्स अ ब्रांच स्ट्रक्चर। ये 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन क्या है मेरे बच्चे? जो किसी बच्चे ने लिखा कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर का होने का एक और बेनिफिट है, वो क्या है कि देखो कोई चीज अगर सॉल्युबल होती है, ये इट्स अ डिफरेंट एंगल, कोई चीज अगर सॉल्युबल होती है एंड वाटर इज मूविंग, अगर नियर बाय वाटर जा रहा है तो वाटर कैन मूव दैट थिंग विद इट, क्योंकि वाटर क्या करता है उसे अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है। एंड इफ वी वांट टू स्टोर समथिंग, फॉर एग्जांपल नमक पड़ा हुआ है कहीं पर, सॉल्ट पड़ा हुआ है, वी नो सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर वाटर सॉल्ट के ऊपर से फ्लो करेगा, इट विल नॉट लेट सॉल्ट टू स्टे देयर, इट विल dissolve water in it and it will move water with itself, and we don't want this in this case। हमें तो ग्लूकोज को स्टोर करना है ना, स्टोर करने का मतलब है हमें एक जगह उसको रखना है। वी डोंट वांट कि उसको हम लेके पूरे बॉडी में घूमते रहें। सही है जी? तो जब ये इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल, इट्स अ बिग मॉलिक्यूल, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल, तो इनसॉल्युबल होने से सिर्फ ऑस्मोटिक का ही फायदा नहीं हो रहा, बल्कि वाटर कैन नॉट डिस्प्लेस इट। वाटर इतना बड़ा मॉलिक्यूल, छोटा मोटा होता तो शायद वाटर अपनी प्रेशर से इसको मूव कर लेता, बट बिकॉज इट्स अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर कैन नॉट मूव इट इजीली, और इस वजह से जनाब यारी इट्स एन आइडियल मॉलिक्यूल टू बी यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल। मोर ओवर, मैंने कल एक और बात बताई थी कि बेटा जितना कंपाउंड बड़ा होता है उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो उसकी केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इन ए स्टोरेज मॉलिक्यूल व्हाट डू वी वांट? डू वी वांट कि वो केमिकली रिएक्टिव हो? ऑब्वियसली नॉट। वी वांट कि वो केमिकली स्टेबल हो ताकि लॉन्ग टर्म तक वो क्या कर सके, स्टे कर सके। इफ वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, इट्स अ स्मॉल मॉलिक्यूल विद लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो अगर ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में रखते तो इट वुड हैव रिएक्टेड in any chemical reaction because of its low energy, because को जो bond strength है वो कमजोर है। But when we store glucose in form of glycogen, there are so many bonds in the structure, so many जो है ना so much energy or too high energy is required to break that bond. Therefore glycogen, because of its chemical stability, is one of the ideal molecule to be used as storage। Let me repeat, osmotically inactive होना पहला पॉइंट हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल स्टोरिंग लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स इन अ स्मॉल वॉल्यूम दूसरा टेक्निकल पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? बिकॉज इट्स इनसॉल्युबल तो इट कैन नॉट बी पुश्ड अवे बाय वाटर इजीली। एंड फोर्थ क्या हो गया कि ग्लूकोज जो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स
It is chemically stable, therefore it will not react. However, अगर glucose की form में रखते glucose को, तो glucose would have reacted inside the cell. These are the 4 technical points which can be used to answer this. कि why are we using glycogen for storage rather than glucose? And the same question can be asked for starch as well, because we know that plant also reserve their food in form of starch. So if the examiner asks why starch is an ideal molecule to be used as a reserve, you will use the same points. Are you getting this? Are you all getting this, beta? I've given you Yes, 4 sir. points. Yes, sir. Okay, 4 different points. These were not same points. Pehla, let me write this. Glycogen. Is everybody clear about this? Urub, Ayusha? Is Yes, sir. osmotically, and the same thing can be written if the question is asked about starch. Glycogen is osmotically inactive. Therefore, do not change. इस तरह के सवाल आ जाते हैं. Do not change solute and water potential of cell, thus preventing cell from bursting. Second point, glycogen is a large branched molecule, not exactly a molecule, it's a compound, which can hold thousands and thousands of glucose units in much smaller volume. Third point, as it is insoluble in water, therefore cannot be easily moved or transported. Last point, due to large number of bonds, it's highly stable and does not react easily in intracellular environment. ठीक है जी, that's the answer of the question asked. This question can be asked about starch as well. Is everybody out there clear about this answer and the concept? Yes, sir. Yes, sir. Very good, beta. Yes, sir. That's all. Glycogen ends. खत्म हो गया glycogen. अब देखो glycogen के structure के बारे में हमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी पड़ी, because we already have studied this indirectly in amylopectin. And amylopectin से comparison में हमने discuss कर लिया. Although मैंने आप लोगों को ये बताया कि now examiner is going to play a game. वो आपको randomly उठाएगा, वो आपसे compare करवा लेगा amylose amylopectin को, compare करा लेगा amylopectin amylose को, compare करा लेगा amylopectin और glycogen को. So that for that comparison, I have given you enough information. Now you need to just recall all the information and carefully उसको तुम comparison में लिख लोगे. Now let's move towards any question till this point. Otherwise we move towards the last discussion, cellulose. जी, any questions? No, sir. No, sir. चलो मेरे बच्चे, let's move towards the last discussion, which is going to be cellulose from carbohydrate. Again, कैसा लग रहा है ये चैप्टर अब तक? Are you finding it really difficult or is it doable, easy है, आसानी से हो रहा है? Sir, it's really easy. It's really easy. This is what I want to listen, क्योंकि देखो जब consistently तुम पढ़ोगे ना, AS is all about consistency. और अभी तुम लोग का एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा है अब तक कि बाय नाउ, ठीक है, लेकिन it's too early to say anything because it's not like O levels. अभी जब मैं वर्कशीट दूंगा ना, तुम्हारे 14 तबक रोशन ना हुए,
ओए होए होए होए, जब तुम एक वर्कशीट में 250-300 P1 के क्वेश्चंस देखोगे और उसके अलावा पेपर 2 के क्वेश्चन अलग देखोगे, बेटा यू नीड टू, आपको बस दिन रात लग के जो है ना प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम सिचुएशन को इमेजिन करना है और करते रहना है, तब मुझे पता चलेगा कि आर यू गोइंग टू बी माई स्टारर और नॉट। सही है, तो जब मैं काम दूंगा ना फिर पता चलेगा कि कितना कौन जो है ना डेडिकेटेड होकर पढ़ रहा है, और क्या कार्बोहाइड्रेट खत्म हो रहा है, लिपिड इंशाल्लाह तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आएगा वर्कशीट वाला मरहला। तो आई एक्सपेक्ट जितनी सीरियसनेस आप अभी दिखा रहे हो माशाल्लाह से, अच्छा इनपुट दे रहे हो, तो उतना जो है ना वो आप मुझे होमवर्क में भी दोगे और एक्सक्यूजेस नहीं होगे। एंड अरूब, आई रिक्वेस्ट यू हम्बली एज वेल, बिकॉज यू टोल्ड मी यू आर डूइंग सम जॉब एज वेल, तो एंड मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था विल यू बी एबल टू मैनेज, तो आई एक्सपेक्ट कि तुम जैसे जॉब के साथ स्टडीज मैनेज कर रही हो तो तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स इनसे ज्यादा अच्छी होंगी, एंड विल ये इन लोगों का काम कंप्लीट हो ना हो, तुम्हारा पहले हो जाएगा। ओके अरूब, Inshallah, sir. Yes, डिसअपॉइंट नहीं yes, sir. कर I देना, will ये नहीं कि do my सर वो मेरी best. जॉब थी, फलाना था ढिमकाना था। डेफिनेटली हर बंदे को अपना चाहिए, तो मुझे आपसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, एंड यू हैव द पोटेंशियल टू स्कोर ऑब्वियसली। चलो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट Yes, sir. एग्जांपल, बच्चा सेल्यूलोज, अ वेरी डिफरेंट एग्जांपल, बहुत ही डिफरेंट एग्जांपल है। आय हाय हाय हाय, कमाल की बात बताने लगा हूं बेटा। सेल्यूलोज का जो पहला टाइटल है ना, इट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड इन नेचर। It is the most abundant polysaccharide in nature. जो पॉलीसैकेराइड सबसे ज्यादा इस नेचर में मौजूद है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, दैट इज सेल्यूलोज। Why? Because you all have studied this, that every plant cell, or not only plant cell, मैंने तो अपने O levels के बच्चों को हमेशा एक बात कही है कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते हैं O levels में कि भाई सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, तो वहां पर मैं तुम लोग को बताया था कि इट इज नॉट लाइक दिस कि सेल वॉल प्लांट में होती है। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट, एक्सेप्ट एनिमल, एनिमल्स के अलावा फंजाई में, बैक्टीरिया में, प्लांट में, एवरीवेयर सेल वॉल इज देयर। और सेल वॉल का जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जो प्राइमरी 75% ऑफ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड सेल्यूलोज। 75% of the cell wall is made up of a carbohydrate which is called cellulose. So cellulose is a polysaccharide। कुछ जनरल पॉइंट्स लिखता हूं मैं और कुछ यूनिक बातें फिर सेल्यूलोज के बारे में आपके साथ करते हैं। तो पहला टाइटल जो हमने इसको दिया है, दैट इज इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि भाई एवरी सेल, एवरी प्लांट सेल कंटेन्स सेल वॉल, एंड सेल वॉल के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो सेल्यूलोज है। और प्लांट का जो नंबर है, जाहिर है प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो आप जानते हैं प्रोड्यूसर्स का जो नंबर होता है हमारे इकोसिस्टम में, वो कंज्यूमर से ज्यादा है ना। That is why the balance is maintained, and on that basis we are saying that cellulose is the most abundant carbohydrate, not carbohydrate, most abundant polysaccharide in nature. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now let's talk about some basic points, and then I'll highlight some unique points about cellulose. So number one, is it a polysaccharide? Come again. It's a polysaccharide. Yes, Yes, it is. sir. Okay. Then is it a non-reducing sugar or a reducing sugar? Non-reducing sugar. Non-reducing sugar. Very good. Then is it a soluble in water or insoluble? Insoluble. Obviously insoluble in water. Okay, now the next question, is it made up of alpha glucose or something else? So that's the first carbohydrate you are It studying. is made up of beta glucose. Very good. It Beta is the glucose. only carbohydrate in your syllabus, guys. Please remember this. It is the only, अब तक देखो मैं पीछे जाते जाता हूँ, आपने पढ़ा ग्लूकोज को, पढ़ा अल्फा बीटा पढ़ लिया, फिर माल्टोज में आए थे डाइसैकेराइड में, वहां आपने पढ़ा अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, उसके बाद आप आ गए, तो मैंने इसीलिए बताया था अल्फा ग्लूकोज अबंडेंट होता है। फिर हम जब उसमें आए पॉलीसैकेराइड में, तो हमने कहा कि अमाइलोज भी अल्फा ग्लूकोज से बना है, अमाइलोपैक्टिन भी अल्फा ग्लूकोज से बना है, इवन ग्लाइकोजन भी अल्फा ही ग्लूकोज से बना है। दिस इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट that is made up of beta glucose. So made up of beta glucose units, number one. Number two, is it branched or unbranched? It is Unbranched. unbranched structure, or not only unbranched beta, unbranched parallel chains of beta glucose. देखो amylose भी, वापस चलो जरा, amylose was branched or unbranched? Tell me, amylose was branched or unbranched? Unbranched. Unbranched. But was it a parallel chain or a straight chain? No, it was a helical chain. Okay, but when we look at cellulose, the first different aspect that it is made up, it is the only carbohydrate in your syllabus which is made up of beta glucose, and it is the arrangement is unbranched parallel chains, unbranched parallel chains of beta glucose units, unbranched parallel chains of beta glucose units.
So there are two different aspects now. Number one, it is made up of beta glucose units and overall arrangement is unbranched, not only unbranched, unbranched तो है, branches तो नहीं है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं है, straight chains है which are arranged parallel to each other. Are you getting this बेटा? अभी डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा. Are you getting this बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Not only this, ठीक है, अभी मजीद पॉइंट्स लिखूंगा, लेकिन उससे पहले जरा स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज यूनिट बना लेते हैं. ठीक है, एंड लेट्स कॉपी देम. बीटा ग्लूकोज और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं मेरे बच्चा. एंड दिस इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्यूलोज का. ईमान सही पढ़ा रहा हूं ना मैं? आपको पता है ना, आप तो स्टूडेंट नहीं है, आप तो ज्यूरी की हैसियत में है ना हमारी क्लास में. सही पढ़ा रहा हूं मैं? जी सर. थैंक यू फॉर योर वर्ड्स. प्लीज गिव मी एटलीस्ट 1 स्टार रेटिंग, अगर 5 स्टार नहीं भी दे सकते तो. Sir, I'll give you 7 stars. आए आए आए, आउट ऑफ 10 ना. अच्छा चलो, अभी इसको मेरे साथ साथ बना लो ताकि टाइम सेव हो ना. अभी आपके साथ मिलके बनाएंगे. अच्छा, ये बनाने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है ना? एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम बना बनाया होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है. एंड यू हैव टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर. ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर. तो इसलिए बना लेंगे तो कोई इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी, कोई रुतबे में कमी नहीं आ जाएगी. इफ्रा क्या कह रही हो बेटा? इफ्रा कुछ कह रही हैं आप? चैट में लिख रही हैं कुछ, मेरे ख्याल है कोई अजीब से निशानात बना रही हैं आप. ओके, इफ्रा खामोश हो गई, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. बेटा इट इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज. याद है बीटा ग्लूकोज का यूनिट कैसे बनता था? ये ओ था. चलो शाबाश. 1 2 3 4 5. वेयर इज 6 कार्बन गाइस? Out of the ring. ring. Out of the ring. ठीक है ना, दैट्स द 6 कार्बन. ओके, और फिर क्या होता था? वो हाइड्रोक्सिल कैसे लगते थे? नीचे, ऊपर, Then up, then down up, again. and then finally this. And because beta sounds like below but has an hydroxyl pointing Above. upward, तो Above, ऊपर हाइड्रोक्सिल upwards. आप इस तरह दिखाते थे. यस और नो? ठीक है. Yes, Yes. yes, sir. दिस इज वन. अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ईमान मलिक मुझे मैं सोच ही रहा था कि ईमान अब तक खामोश कैसे बैठी है. ईमान ने अब तक अपना मंजन क्यों नहीं बेचा, है ना भाई? अगर मुझे कुछ हो गया दौरान सेशन, बीमार हो गया, मैं मरमरा गया, अल्लाह ना करे, तो ईमान इज दी पर्सन टू कॉन्टैक्ट बिकॉज शी नोज एवरीथिंग. माशाल्लाह, वेरी गुड. ठीक है, अब अगर तुम देख के लिख रही हो ना ईमान, तो तुम्हें मेरी बदुआ लगेगी. तुम्हें बगैर देख के नहीं सर, पढ़ा है मैंने. अच्छा. तो मैं जैसे कि हमने कहा कि ईमान इज ओनली हियर जस्ट फॉर दी, मतलब वो कर्टिसी में आई हुई है, बिकॉज अदरवाइज शी डजंट नीड एनी हेल्प माशाल्लाह से. ठीक है ईमान, रिजल्ट आ रहा है 16 तारीख को. ठीक है, भूलना नहीं. ठीक है. चलो बहरहाल, तो मेरे बच्चे अल्फा ग्लूकोज सॉरी बीटा ग्लूकोज का एक यूनिट हमने बना लिया. आपको एक चीज नजर आ रही है, जो मैंने चेन बनाई है, इसमें तुम्हें नजर आ रहा है कि मैंने कंटिन्यूस चेन बनाई है और पैरेलल. आप देख रहे हैं पैरेलल में चेन मैंने एक दूसरे के हिसाब से बनाई है. बट देयर इज वन मोर यूनिक प्रॉपर्टी वी सी इन सेल्यूलोज, जो कि अब तक हमने नहीं देखी, और वो क्या है बेटा? एवरी सक्सेसिव बीटा ग्लूकोज यूनिट, एवरी सक्सेसिव बीटा ग्लूकोज यूनिट, यानी हर बीटा ग्लूकोज यूनिट के बराबर वाला ऑल्टरनेट वाला मेंबर जो है वो 180 डिग्री फेज रिवर्सल में होता है. 180 डिग्री फेज रिवर्सल में होता है. क्या मतलब हुआ अमल उरूब? कि इमेजिन दिस ग्लूकोज यूनिट के मैं इसको फ्लिप कर दूं, 180 डिग्री घुमा दूं. मैं जब डायग्राम बनाऊंगा समझ जाओगे. जब मैं घुमा दूंगा तो ओ यहां आ जाएगा. यस और नो? अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो जो ओ ऊपर हम शो करते हैं वो ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा. यस सर. ठीक है, एंड देन फिर कार्बन की नंबरिंग कैसे होगी बताओ भाई? अगर हमने इसको घुमा दिया तो कैसे नंबरिंग होगी? दिस वुड बी, यस प्लीज, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, एंड वेयर विल बी कार्बन नंबर 6, लाइक दिस. यस और नो? यस. तो मेरे बच्चे इन बीटा ग्लूकोज इन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, नॉट ओनली दिस इज यूनिक के उसमें बीटा ग्लूकोज है, बट द अदर थिंग विच इज यूनिक इन इट इज के उसका जो हर ऑल्टरनेटिव ग्लूकोज यूनिट है वो 180 डिग्री रोटेट हुआ है. यानी इसके बराबर वाला अगर हम बात कर लें तो फिर वो 180 डिग्री रोटेट हो गया. अगर 180 डिग्री रोटेट हो गया, इट मींस इट हैज बिकम स्ट्रेट अगेन. फिर वो ऊपर आ जाएगा. कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6. इन द सेम वे अगर इस वाले की बात करें, अगेन 180 डिग्री फेज रिवर्सल, ये ओ नीचे चला गया. 1 2 3 4
5, and that would be carbon number 6. Are you getting this, beta? In each beta carbon, each successive beta carbon is in 180 degree phase reversal or rotation with respect to other. हर बीटा कार्बन बीटा जो ग्लूकोज है वो दूसरे वाले के लिहाज से 180 डिग्री रोटेशन में है, फ्लिप हुआ है. Are you getting this, guys? Yes, sir. अब इस पे हाइड्रोक्सिल लगाते हैं. तो हाइड्रोक्सिल हम कैसे लगाते थे? नीचे ऊपर ना, सेकंड से. तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? एक्चुअली ऊपर हो जाएगा. और यहाँ आप इमेजिन करो, आप उस तरफ बैठ के लगा रहे हो, तो नीचे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. एंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. और हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज में, बीटा ग्लूकोज में साउंड लाइक बिलो, लेकिन हैज हाइड्रोक्सिल अबव. तो यहाँ जो अबव होगा वो इस तरह दिखाया जाएगा. डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नीलम, इफ्रा, इफ यू आर कंफ्यूज प्लीज लेट मी नो. ईमान, अमल, उरूब, दोबारा से Yes, sir. मेरे बच्चे, जब आपने फ्लिप Can- किया तो एवरीथिंग विल बी फ्लिप ना, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अब जनाब बॉन्डिंग कैसे होगी? नाउ वी नो. सर जो फोर्थ वाला है वो आपने शायद गलत लगाया. विच वन बेटा? Sir, the fourth one and second one. गलत लगा दिया मैंने? आर यू श्योर? Yes, sir. हाँ जी, गलत लगा दिया था मैंने. अबे सही तो लगाया था. क्या हो गया? कहाँ गलत लगा दिया भाई? Sir, the fourth one. Would be up. It will be up na. Up would be like this. What's wrong in that? Sir, can you hear me? Yes. Okay, I got a bit confused, sorry. भाई अगर मैं यूं लगा देता, आप नीचे ऊपर नीचे था ना. ओ यस यस ईमान, यू आर राइट. Yeah, I was confused. अच्छा जी, बिल्कुल. देखो ये कंफ्यूजन हो गई. यहाँ नीचे फिर ऊपर फिर नीचे होता है, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा. इट वुड बी लाइक दिस. गाइस प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. मैं फ्लो में गलत कर गया. ठीक है जी. वी ऑलरेडी नो कि जनाब OH जो थर्ड कार्बन का, देखो थर्ड कार्बन और ये ऑपोजिट होते हैं ना. तो अब थर्ड कार्बन का पॉइंटिंग अगर नीचे इस तरफ है, तो OH उसका जो फोर्थ वाले का होगा वो उसके अगेंस्ट में होगा. तो यस ईमान, यू आर राइट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ बॉन्ड इज फॉर्म. उरूब एंड अमल, बॉन्ड कैसे बनेगा? OH एंड Yes, sir. H. अगेन जो H. कार्बन It will form पार्टिसिपेट कर what रहे हैं, molecule and इफ यू सी, कार्बन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वही है, 1 and 4. But 4. this time, is it alpha glucose or beta glucose? beta. Beta. So the bond which is formed is not going to be alpha 1,4. Rather, it is going to be, yes please, beta 1,4. Beta 1,4 glycosidic bond. Amal, is that clear to you? Iman, Neelam, Ifra? Okay, the bond which is going to form is beta 1,4 glycosidic linkage. Neelam, please respond. Is that clear to you, Neelam? Yes, sir. Okay. Now, अगर मैं इसमें डायरेक्ट बॉन्ड दिखा दूं, OH and H is removed and condensation हो गई है, तो how am I going to show this bond? I will show it like this. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आ जाओ, इसके बराबर वाले में. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि जो OH पहले यहाँ ऊपर की तरफ था, यहाँ अब वो OH नीचे चला गया है. यू कैन सी हियर कि यहाँ वाला जो OH है वो नीचे है. ठीक है. तो यहाँ जब बॉन्ड बनेगा O का, तो वी आर गोइंग टू शो इट लाइक दिस. फिर अगेन ऑल दीज आर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बीटा. फिर आप देखो जब यहाँ कार्बन नंबर 1 का OH बनाओगे, तो द OH विल बी लाइक दिस, क्योंकि ये सीधा मॉलिक्यूल है. ठीक है ना. एंड देयरफॉर जो अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, दैट डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस. तो अगर आप गौर से देखें तो क्रिस क्रॉस पैटर्न बनता जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस में. ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस में क्रिस क्रॉस पैटर्न बनेगा बिकॉज ऑफ दैट 180 डिग्री रोटेशन. 180 डिग्री रोटेशन की वजह से, प्लीज रिलेट टू दिस, आप बना के भी चेक कर सकते हो कि 180 डिग्री रोटेशन की वजह से एक बार जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो अपवर्ड ओरिएंटेशन में आएगा बच्चों, और एक बार डाउनवर्ड ओरिएंटेशन में आएगा. दैट विल मेक अ क्रिस क्रॉस पैटर्न. ठीक है. ये एक क्रॉसिंग या एक जिगजैग पैटर्न में जो है लिंकेज बनेगा. एंड दिस जिगजैग इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता है. आर यू गेटिंग दिस बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Again,
Let me come again. मेरे बच्चे, it is a polysaccharide which is a non-reducing sugar insoluble in water made up of beta glucose unit, and the unique property is that it is made up of beta glucose unit and not just a simple structure, rather it is made up of unbranched parallel chains of beta glucose unit. The other unique property is that each of the successive or every successive beta glucose unit is in 180-degree reversal with respect to other. ठीक है? And when the bond is about to form, the bond forms between carbon number 1 and carbon number 4 in a crisscross or a zigzag manner, and that bond is beta 1,4 glycosidic linkage. Are we clear till this point, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Just to simplify, if I start drawing, so the bond, if I only show the bond, the bonds are represented like this, the glycosidic bond, and these are beta glycosidic bond. ओके, अब मेरे बच्चों यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि नाउ व्हाट हैपेंस इज आई एम गोइंग टू टेक अ नेम ऑफ वन केमिकल बॉन्ड जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, एंड जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, अभी जो आगे प्रोटीन आ रहा है, तो प्रोटीन में ये बॉन्ड और ज्यादा वैल्यूएबल होता है, एंड द नेम ऑफ दैट बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड. यू आर गोइंग टू हियर दिस नेम इन योर केमिस्ट्री एज वेल एंड इन बायोलॉजी, पर्टिकुलरली दिस चैप्टर. और अभी हम प्रोटीन में जाएंगे तब जरूर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इसको पढ़ेंगे. व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? अभी तक हमने इस बॉन्ड का नाम नहीं लिया था. क्यों नहीं लिया था, इसका रीजन बताता हूं. ऐसा नहीं था कि ये बॉन्ड था ही नहीं. This bond was always there. It was there in maltose, it was there in amylose, it was there in amylopectin, it was there everywhere. This bond was there every time. अक्सर ये मैं इसलिए मेंशन करता हूं कि जब नॉर्मली क्या होता है, बुक में जब आप पढ़ते हैं तो प्रोटीन में आता है या सेल्यूलोज में आता है, तो बच्चे एक अज्यूम कर लेते हैं कि शायद इस बॉन्ड का जो है ना इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यहीं पर है. दैट्स नॉट करेक्ट. दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है, अलॉन्ग जितनी एग्जांपल हम पीछे पढ़ कर आए सब जगह. अब सवाल ये कि बॉन्ड है क्या अभी के लिए, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री राइट नाउ. जस्ट ट्रस्ट मी, दिस इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो आप जब हाइड्रोक्सिल देखते हो, हाइड्रोक्सिल ऑफ वन ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्सिल ऑफ अनदर ग्लूकोज, when we see hydroxyls, तो आप देखो ये ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज द अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाट इज इट? थोड़ी केमिस्ट्री है, मैं आसान करके समझा रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन बीटा ग्लूकोज एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर बीटा ग्लूकोज. आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि एक बीटा ग्लूकोज है, दूसरा बीटा ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीजन विच इज नेगेटिव एंड द हाइड्रोजन विच इज पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो लेट मी कम अगेन. देयर इज अ बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बॉन्ड नाउ. Sir, your screen is gone. My screen is not coming. Okay, wait. Can you see my screen now? Yes, sir. ओके, सो बेटा हम क्या बात कर रहे हैं कि जस्ट टू राइट फर्दर पॉइंट्स, बिफोर राइटिंग फर्दर पॉइंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट दिस बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. सबसे पहले समझना व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड कि जब एक मॉलिक्यूल में ये OH है एंड ये दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर OH है. ठीक है, एंड दिस H is positively charged and this O is negatively charged. So there's an attraction between these two molecules, and this is what we call hydrogen bond. हम केमिस्ट्री में इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं. इट इज अ बॉन्ड और इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल and hydrogen of another molecule. This is called hydrogen bond. You will study this in detail chemistry में, और अभी प्रोटीन में भी नाम दोबारा आएगा. तो अभी के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि इट्स अ बॉन्ड. ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है. ये वीक बॉन्ड नहीं होता, एंड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन अ नेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ अनदर. अब द थिंग इज, जो मैंने अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले कहा कि दिस बॉन्ड वाज ऑलवेज देयर. ये क्यों कहा? क्योंकि अगर तुम मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो, तो क्या तमाम एग्जांपल्स में OH थे बहुत सारे ग्लूकोज के? बोलो बेटा. ऑल द एग्जांपल्स वी हैव लर्नड, उसमें सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे फिर क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे? बिल्कुल थे. एंड दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाज ऑलवेज देयर. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ इट वाज ऑलवेज देयर, तो हमने इसकी बात क्यों नहीं की? अभी बताता हूं, थोड़ी देर में होल्ड करके रखना. अभी मुझे ये बताओ, अमल, यूनुस एंड एवरीबॉडी एल्स,
कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक बॉन्ड है, ये तुम्हें समझ आ गई, और तुम्हें ये समझ आ गई कि हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई नीलम, इफरा? Yes, sir. तो Yes, sir. नाउ अब समझो यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड की जिक्र पहले क्यों नहीं किया। अब क्या हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल्स लटक रहे हैं, यहां भी लटक रहे हैं, यहां भी हाइड्रोक्सिल्स लटक रहे हैं, बोलो भाई यहां Yes, भी sir. हाइड्रोक्सिल। तो मेरे बच्चे Yes. होता क्या है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज बिकॉज ऑफ, देखो अब तक क्या था कि अब तक जो है ना हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर ज्यादा आ रहे थे, और ब्रांचेस में क्या होता है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जब स्ट्रक्चर ब्रांच होता है, मान लो स्ट्रक्चर ब्रांच है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रांच है और ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है जो ब्रांच है, तो ड्यू टू लॉट ऑफ ब्रांचेस दीज स्ट्रक्चर्स कैन नॉट कम टू क्लोज। समझना मेरा बच्चा, देखो ड्यू टू ब्रांचेस दीज स्ट्रक्चर्स कैन नॉट कम टू क्लोज, हाउएवर अगर हमारे पास एक अनब्रांच स्ट्रक्चर हो लाइक दिस एंड दिस, तो बिकॉज यहां पर हर्डल के लिए ब्रांच नहीं है, तो दीज स्ट्रक्चर्स कैन कम टू क्लोज टू ईच अदर। यस और नो, डू यू एग्री विद दिस कॉमन सेंस? अगर Yes, sir. दो स्ट्रक्चर्स ब्रांच्ड होते हैं तो वी कैन नॉट ब्रिंग देम टू क्लोज, बिकॉज ब्रांचेस जो है वो उसमें रेजिस्ट करेंगी दरमियान में। Are you getting this concept? However, Yes. if Right. structure is unbranched, these structures can come too much close. And here you can see that this cellulose is not only unbranched, rather it is also a parallel arrangement. So parallel arrangement can, in parallel arrangement में क्या ये chains of cellulose एक दूसरे से बहुत ज्यादा close आ सकती हैं, बोलो बेटा? Yes, sir. Definitely yes, and that is why strong hydrogen bonds develop in between these chains. Strong hydrogen bonds, yes please, develop in between these chains. हमने पीछे बात क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहां था लेकिन it was not countable, क्योंकि वो इतना इनफ नहीं था, क्योंकि lot of branches were there। तो अगर हम आपस में अट्रैक्शन की बात करें तो due to larger distance and branches, hydrogen bonding was not playing that important role. But here in this case, cellulose, where unbranched structure is there, moreover, these chains are parallel to each other. Now these chains can come too close and they can hold each other strongly with hydrogen bonds. So what is happening in cellulose, that parallel chains of cellulose are coming closer and they are holding each other, the chains are holding each other। देखो ये चेन कैसे होल्ड हो रही है, ड्यू टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट मल्टीपल चेन्स आर स्टैक्ड टुगेदर and they joined with each other, they come very close with each other and all are linked and held by a strong hydrogen bond, and that is the reason the hydrogen bonding between the parallel chains is the only reason why cellulose is so structural, why it is so rigid, why it is so hard, because क्या हो रहा है, इमेजिन कीजिए आपने झाड़ू देखी है, झाड़ू के तिनके आपने ले लिए, आपने उनको जमा करना शुरू किया and you are stacking all of them together from a very weak wooden piece, it become a very strong thing। आप उसको तोड़, झाड़ू अगर आपने पूरी रोल की हुई, लकड़ियां आपने पूरी रोल की हुई है, स्टैक की हुई है, you cannot break them in form of stack। तो क्या मतलब समझ आया कि when parallel chains are going to be holding each other with strong hydrogen bond, and why are they able to hold them each other strongly? Because of shorter distance, the unbranched and the parallel arrangement, the unbranched structure with the and straight chain is allowing these chains to come closer and they are holding each other then due to with the help of strong hydrogen bonds, and that is the reason, the one of the major reason why cellulose is so hard, why it is structural, because of the fact that each of these chains, और मजे की बात पता है क्या है, ये यहाँ खत्म नहीं होता। Let me give you another example. Let's suppose this was the one cellulose chain, this was another one, this was another one, so multiple cellulose chains together become cellulose microfibril. Now we have one microfibril, now we have one more microfibril of lot of cellulose chains, okay, and now we have one more microfibril of cellulose chains, all of them are holding each other via hydrogen bonds. Now we have one more, hundreds of, even thousands of these microfibrils now will stack with each other. Yes, they will further stack with each other and it will look something like this.
लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड अगर आप माइक्रोस्कोप में कभी प्लांट सेल को डिटेल में ऑब्जर्व करें इन योर स्कूल, सो लॉट ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स व्हेन आर स्टैक्ड टुगेदर, सेल्यूलोज को सेल वॉल में देखना ना, ऐसी अरेंजमेंट नजर आएगी, एंड दे टुगेदर फॉर्म सेल्यूलोज फाइबर. They together form what? Bolo bhai. Cellulose fiber. Can you imagine the level of complexity and rigidness cellulose chains are bringing together? एक cellulose है, multiple cellulose chains are stacked to form microfibril, and hundreds or thousands of microfibrils are further stacked together to form one fiber, and thousands of fibers now will combine to form cell wall. Thousands of these fibers are going to affiliate, combine, assemble again via hydrogen bond to form the plant cell wall. And that is the reason cell wall is so strong, rigid, that it can bear enough amount of pressure, does not let cell wall to burst. Are you getting this, guys and girls? Yes, sir. Yes, sir. Definitely, I cannot give you the visual idea, but I am explaining in a way ताकि तुम्हें एक concept मिले कि this is the beginning, और उसके बाद फिर multiple chains holding each other strongly via hydrogen bonds are stacked together to form microfibril, and then thousands of microfibrils stacked together to form a fiber, and then those thousands of fibers are stacked together to form, yes please, to form cell wall, to form cell wall. Okay, and that is the reason, one sole reason of the rigidity is the strong hydrogen bonding between cellulose chains. And how is that possible? Because of the unbranched and parallel arrangement of the molecules. And how hydrogen bond is developed? Between hydroxyl groups of different glucose units. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. आज पता है पहली क्लास सुबह 11 बजे स्टार्ट हुई थी, एंड विदाउट आई हैव ऑलमोस्ट ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कराची, बिकॉज आज 6 अलग जगह पे क्लासेस थी. आज आप लोगों का डिसिप्लिन जो है ना वो एनर्जाइज करता है. आई वाज सो टायर्ड बिफोर द क्लास, मैंने अभी डिनर भी नहीं किया था. माय वाइफ वाज सेइंग कि सर प्लीज डिनर तो कर लें फिर क्लास स्टार्ट कर लीजिएगा. मैंने सोचा लेट हो जाएगी क्लास, बट अगेन आई एम फीलिंग क्वाइट फ्रेश व्हाइल टॉकिंग टू यू गाइज. हालांकि टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट्स अ टू वे ना, एनर्जी की टू वे ट्रांसमिट होती है. इफ यू आर पेइंग अटेंशन, एक बच्चा सो रहा होता है ना, पता चलता है. अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइज पे अटेंशन, and I'm thankful to Allah and you guys as well, because in online setup if you are not attentive, you are not giving your energy, तो टीचर का तो इंटरेस्ट चला ही जाता है. And this is a discussion which is surely going to come in exam, and I'm highlighting every point because I don't want my student to miss anything, कि वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई एग्जाम में क्या लिखना है. तो भाई यहां पर अब जो बकवास मैं इतनी देर से कर रहा था, लेट्स राइट दिस बकवास. ठीक है, each successive beta glucose unit is in 180-degree rotation or phase reversal. क्या इस स्ट्रक्चर में 1,6 बॉन्ड होंगे? No, sir. sir. नो. ठीक है, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स are then joined together in zigzag pattern via beta 1,4 glycosidic linkage. Multiple cellulose chains them come closer and hold each other tightly via hydrogen bonds. Hundreds of cellulose chains
when joined together form cellulose microfibril. Thousands of these microfibrils are assembled to form one cellulose fiber. Thousands of these fibers make cell wall. Are we clear, beta? Yes, sir. अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, तुम चाहे लिख लो, वैसे तो अंडरस्टूड है, लेकिन मैं मेंशन करूंगा तो और क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें। नंबर वन तो ये कि मैंने जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया, याद रखना कि अगर सवाल इस तरह से आ जाए ना एमसीक्यू वगैरह में कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, तो मैंने अभी बताया कि सब में था, हाइड्रोजन बॉन्ड वाज ऑलवेज देयर, लेकिन उसका जो डिफाइंड रोल है वो सेलुलोज में नजर आता है। नंबर वन। नंबर टू, एक और बात जो मेंशन करने की है बेटा, स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो, these were the polysaccharides which were functional। देखो वो functional polysaccharides थे, they had the function कि वो reserve food थे और फिर वो at the time of need they will be broken and to give energy। but cellulose is a structural polysaccharide, yes or no? Yes, sir. ठीक है, सेलुलोज का कोई ब्रेकडाउन हो गया, कोई रोल थोड़ी है मेटाबॉलिज्म के एनर्जी प्रोडक्शन में। सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने मेंशन नहीं किया, बट वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज, ये किसकी माइक से आवाज आ रही है भाई? One of the key difference between cellulose and other polysaccharide is that those polysaccharides were functional polysaccharide. However, cellulose is a structural polysaccharide, बच्चों। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने एक चीज तो बड़ी मेंशन की, वो क्या, मैं फिर आखिरी बार बता दूं कि सेलुलोज के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वर ऑलवेज देयर बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, लेकिन दे वर नॉट दैट कंसिडरेबल इन दोज एग्जांपल्स। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की बात थी, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट की बात थी, तो यहाँ पर जाहिर है, और यहाँ पर रोल भी हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत ज्यादा डिफाइंड है, उसी पर सारा रिलायंस हो रहा है। याद रखना, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट या स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है, दैट इज ड्यू टू दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा एक और बात बताऊं जो एग्जाम में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आ जाएगी, काम इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस बट नॉट डायरेक्टली, तो मैं थोड़ा सा बात बताऊं सेलुलोज के बारे में मजीद। ये सारी बातें समझ तो आ गई आपको, लेकिन देखो आपने सुना होगा बचपन में कि अगर कि हम लोग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इंसान अगर सेलुलोज खाए तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। डू यू नो दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why is that so? The reason is that देखो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो पॉलीसैकेराइड रखा है वो ग्लाइकोजन है, और अगर हम प्लांट से लेते हैं स्टार्च आ जाता है, तो स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है, ये मैं बहुत की रीजन दे रहा हूँ, और सवाल एग्जाम में ये सवाल क्वेश्चन में तो नहीं आया है, एमसीक्यू में आया है, और उसमें स्टेटमेंट्स थी, तो मैं वो स्टेटमेंट के बिहाफ पर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे, जो हमारा ग्लाइकोजन या स्टार्च हम लोग इंटेक करते हैं, विच इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड ऑब्वियसली, बट इट इज दोज आर इजीली ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। व्हाई? बिकॉज बेटा दोज कंटेन व्हाट? alpha 1 alpha 1 4 linkages, है ना, and we have got every enzyme जो alpha 1 4 linkage को स्पेसिफिकली ब्रेक डाउन करता है, we have got those enzymes। लेकिन cellulose is made up of beta 1 4, yes or no? beta 1 4, and for breaking down beta 1 4 specific enzymes are not present in our body। So why is cellulose not able to be digested by the human body or our body? The reason is enzyme। The enzyme is जो हमारे पास है पॉलीसैकेराइड डाइजेशन के लिए, that has the tendency only to break down alpha 1 4 glycosidic linkage। आप जानते हैं ना, enzymes are highly specific in their substrate, तो वो कौन से बॉन्ड के ऊपर काम कर सकता है? Only alpha 1 4। But when we intake cellulose, it contains beta 1 4 linkage। तो बीटा 1 4 लिंकेज होने की वजह से दैट एंजाइम कैन नॉट वर्क ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस बॉन्ड, एंड दैट इज व्हाई सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वन लाइनर जो Yes, sir. स्टेटमेंट है
what's the basic reason why cellulose is not digesting? It is the specificity of enzyme. The enzyme which we have is specifically for alpha 1,4 breakage, but this cellulose contains beta 1,4. That is why cellulose जो है वो अल्लाह भला करे आपका डाइजेस्ट नहीं होता. मोर ओवर ये जो हमारे फाइबर, आपने सुना होगा इंटेस्टिनल फाइबर्स, फाइबर का नाम सुना है? डाइटरी फाइबर. Yeah. ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, these are also, they also contain beta linkages. They also contain, dietary fibers are not cellulose exactly, they are hemicellulose and other molecules, but the common thing is that dietary fibers also contain beta 1,4 linkages, and that is why जब हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारी इंटेस्टीन में डाइटरी फाइबर्स रखे हैं, वो इंटेस्टीन के एंजाइम वहां काम कर रहे हैं, लेकिन दोज फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ अगेन बीटा 1,4 linkages. Body's enzymes are not able to digest those. वो हमारी the speciality of those fibers is कि वो हमारी large intestine और small intestine पर stick हो जाते हैं and they are not digested, and they play a very important role in digestion and absorption of food. So जब हमें डायरिया होता है, इंटेस्टाइनल फाइबर डैमेज होते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या कहता है कि फाइबर वाली डाइट ज्यादा लें, और वैसे भी हमें फाइबर ज्यादा लेनी चाहिए ताकि हमारी डाइजेशन प्रॉपर रहे. दी आइडिया जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि डाइटरी फाइबर्स जो है ना, अदर देन सेलुलोज, जो हमारी डाइटरी फाइबर्स हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, हम जो डाइट से लेते हैं, दोज आर आल्सो नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू बीटा 1,4 linkages, and that is why they get stored in the intestinal wall, और फिर वो अपना काम करते हैं स्टमक एनवायरनमेंट में, या इवन के जो हमारा इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट है वहां वो ब्रेक डाउन नहीं होते. हम जो भी फूड खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, बट दीज फाइबर वाला फूड, द फाइबर्स गो एंड दे गेट अटैच्ड टू द इंटेस्टिनल वॉल rather getting digested. तो डाइजेशन उनकी भी नहीं हो पा रही. द रीजन इज, क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उनमें भी बीटा लिंकेजेस होते हैं, and we do not have enzymes to break beta linkages. Are we clear, बेटा? Yes. Yes, sir. अमल, Yes, sir. ईमान, इफरा, नीलम, अरूब, any question, बेटा? No, sir. Clear. Okay, No, but sir, it's that's the good. end of carbohydrate. Alhamdulillah, that's the end of carbohydrate discussion. Carbohydrate यहाँ पर alhamdulillah सुम्मा alhamdulillah खत्म हो गया, and inshallah ताला we will resume our session from lipid का डिस्कशन ज्यादा लंबा नहीं है, एक ही सेशन में हो जाएगा. तो मोस्ट लाइकली अगर फर्स्ट हाफ में लिपिड हो गया तो सेकंड हाफ में ही हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के कुछ क्वेश्चंस क्लास में कर लेंगे, एंड देन आई विल बी सेंडिंग यू द वर्कशीट, अ ह्यूज वर्कशीट, तो तुम लोग स्टार्ट करोगे, एंड इंशाल्लाह फिर उस होमवर्क को हम ट्रेस करेंगे कि तुम कितने अच्छे से कर रहे हो. ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन. अपना बहुत सारा ख्याल रखना, रिवाइज करते रहना, नोट्स में भेज दूंगा. अच्छा, हार्ड कॉपीज प्रिंट होने गई हुई है, प्रिंटिंग ओ लेवल्स की तो आ गई है, तो जो बच्चे भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं दे कैन गेट दी हार्ड कॉपीज बाय कॉन्टैक्टिंग टू सर हसनैन ऑन द ग्रुप. तो आपको हार्ड कॉपीज पास पेपर्स की भी, प्रैक्टिस शीट्स की भी और नोट्स की भी मिल जाएंगी. और जब तक अभी प्रिंटिंग बुक्स नहीं आ रही, मैं चैप्टर की आपको नोट्स शेयर भी कर देता हूं, ताकि आप रिवीजन जब करें तो प्रॉपर रिवीजन हो और आपको एग्जैक्टली पता हो. वैसे तो आपने लेक्चर नोट्स बनाए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है ना एक प्रॉपर कंसाइज वे में जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला. अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे डाल देता हूँ. ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.